सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट लेक्चर जैसे आपको पता होगा लॉज ऑफ मोशन जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट किया था, और उसमें जो सबसे पहला मेन बिट है इस टॉपिक का दैट इज़ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ये स्टार्ट किया था। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जैसे मैंने आपको बोला था कि इनर्शिया पर डिपेंडेंट है, तो फिर इनर्शिया का डिटेल में स्टडी हमने कल किया था। जैसे आपको पता होगा inertia is the inherent property of the body by virtue of which it opposes the change in state of the object। ओके, तो ये inertia का डेफिनेशन रहेगा, और ये inertia को हम थ्री क्लास में क्लासिफाई करते हैं: inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction। So inertia of rest means what? The property by virtue of which it opposes the change in state of rest is called inertia of rest। और उसके एग्जाम्पल रहेगा व्हेन वी स्विच ऑन द फैन, फैन टेक सम टाइम टू गो इन मोशन। ओके, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे मैंने आपको कल इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। उसके बाद इनर्शिया ऑफ मोशन के भी बताए थे मैंने आपको। द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब बॉडी अगर मोशन में रहता है तो फिर वो दूसरे स्टेट में जाते वक्त अपोजिशन क्रिएट करता है, और इसी अपोजिशन को इनर्शिया ऑफ मोशन कहा जाता है। लाइक दैट, बॉडी अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो वो अपना डायरेक्शन चेंज करते वक्त भी अपोजिशन क्रिएट करता है, और इसी बिट को कहा जाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इसके भी कल एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे। अभी देखिएगा बच्चों, इस टॉपिक में हमें नेक्स्ट बिट देखना है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट। लेकिन देखिएगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के पहले आपको मतलब कुछ बेसिक चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इससे रिलेटेड। जैसे देखिएगा सबसे पहले जो मोशन से रिलेटेड बीट है ना, ये साइंटिस्ट एरिस्टोटल ने हमें बताया था। तो साइंटिस्ट एरिस्टोटल ने हमें क्या बताया था, अब देखिएगा उसने हमें बताया कि देखो अब उसने कैसा एक्सपेरिमेंट किया था। ये सब बेसिक है बच्चों। उसके बाद फिर हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की ओर आएंगे। देखिएगा एक इंक्लाइंड वुडन ब्लॉक उस साइंटिस्ट एरिस्टोटल ने लिया, और फिर उसने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए। फिर उसके बाद उसने क्या किया, एक मेटल का स्पीयर लिया। ओके, और इस मेटल के स्पीयर को जैसे हमारे छर्रे जैसा वो शेप रहेगा मेटल के स्पीयर का, अंदर से पूरा भरा हुआ रहेगा, और इस वुडन ब्लॉक के ऊपर, ये पॉलिश्ड वुडन ब्लॉक के, तो उसने क्या किया, वुडन ब्लॉक को उस मेटल के स्पीयर को यहाँ से ड्रॉप किया। तो फिर उसने ऑब्जर्व किया कि लगभग वो जो स्पीयर है उतने हाइट पर चला जाता है, दूसरे अगर डायरेक्शन में वो जाएगा तो। ओके, मतलब मतलब अगर यह साइड से ये मेटल का स्पीयर अगर गिरता है तो अपोजिट साइड जब इस वुडन सेटअप के वो जाएगा तो एट द टाइम भी वो यह हाइट ही अगेन गेन करने वाला है। ओके, लगभग मतलब समॉट इसमें फ्रिक्शन का लॉस होता है, लेकिन उसने ऑब्जर्व किया कि उतना ही वहां पर आपको पता होगा मेटल का स्पीयर और वुडन ब्लॉक के ऊपर पॉलिश वुडन ब्लॉक के, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन बहुत ही कम होगा। तो ऐसा उसने ऑब्जर्व किया। फिर उसने यही एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया, और फिर क्या किया, वुडन ब्लॉक को एक जगह से इंक्लाइन रखा और यह साइड से उसने ड्रॉप किया। तो उसने फिर ऑब्जर्व किया कि ये अब जब मतलब अब देखिएगा ये जो वुडन ब्लॉक का एरिस्टोटल का अगर हम प्रिंसिपल देखते हैं तो उसने क्या हमें बताया, अब देखिएगा उसने ऑब्जर्व किया कि ऑब्जेक्ट को अगर हम यह साइड से ड्रॉप करते हैं तो फिर से वो यह साइड पर जाता है, लेकिन अगेन ये फ्लक्चुएट होगा और धीरे धीरे इसका एनर्जी कम होते होते फिर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर हमें इस बॉल का कंटिन्यूस मोशन करना है, यूनिफॉर्म मोशन करना है, तो फॉर दैट वी हैव टू अप्लाई फोर्स अगेन एंड अगेन। तो साइंटिस्ट एरिस्टोटल का प्रिंसिपल था कि किसी भी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में अगर रहना है, मतलब इस बॉल को उतने हाइट पर अगेन एंड अगेन जाना है, तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फोर्स लगने वाला है। तो ऐसा बीट बताया था साइंटिस्ट एरिस्टोटल ने। ओके, कि अगर बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन करना है तो फिर उसको एक अमाउंट ऑफ फोर्स देना जरूरी होता है, ऐसा साइंटिस्ट एरिस्टोटल ने हमें बताया। फिर उसके बाद साइंटिस्ट गैलीलियो आया, उसने ये जो वुडन ब्लॉक है उसका एक्सपेरिमेंट किया, और उसने क्या किया, एक साइड वुडन ब्लॉक का प्लेन रखा और एक साइड इंक्लाइंड रखा। तो जैसे ये बॉल आता है फिर ये क्या कर देता है, ये बॉल बहुत ज्यादा इन्फाइनाइट डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है यूनिफॉर्म स्पीड से। ओके, तो
फिर उसने अपना एक प्रिंसिपल बताया साइंटिस्ट गैलीलियो ने, इसको गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, और यही हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। ओके, एरिस्टोटल प्रिंसिपल हमें यह कहता है, एरिस्टोटल फैलेसी से कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल फैलेसी कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मतलब मोशन, मतलब ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट का स्पीड कम भी नहीं होता है और ज्यादा भी नहीं होता है, ऐसे कंडीशन के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। ओके, जैसे आपको पता होगा फैन चालू होने के बाद कुछ समय बाद है ना एक कांस्टेंट स्पीड से घूमने लगता है, तो वो उसका यूनिफॉर्म स्पीड होता है। तो यूनिफॉर्म स्पीड में अगर किसी चीज को रखना मेंटेन करना है तो उसको कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है, ऐसा कहना था साइंटिस्ट एरिस्टोटल का, जिसमें करेक्शन किया साइंटिस्ट गैलीलियो ने। गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया इसे कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू गैलीलियो नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द यूनिफॉर्म मोशन। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है ना तो उसको वो मेंटेन करने के लिए कोई भी फोर्स का जरूरत नहीं होता है, ऐसा बीट हमें बताया साइंटिस्ट गैलीलियो ने। और इससे इंटरेक्ट करने वाला न्यूटन्स लॉ का फर्स्ट स्टेटमेंट है। अगर आप अच्छे से एनसीईआरटी का बुक रीड करोगे 9th स्टैंडर्ड का, तो आपको स्टार्टिंग में ये बिट उन्होंने क्लियर किया है। एरिस्टोटल फैलेसी के बारे में भी बताया, गैलीलियोस के लॉस के बारे में भी बताया। ओके, और फिर उन्होंने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आपको एक्सप्लेन करके बताया, तो वही अभी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एवरी ऑब्जेक्ट टू बी कंटिन्यू इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अनटिल it compelled by external unbalanced force. Okay, unless it compelled by external unbalanced force। मतलब क्या कहता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? ठीक है, पहले स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, बाद में लेटर ऑन में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट, और इसका स्टेटमेंट क्या रहेगा आप देखिएगा। Every object continue to be in a state of rest or in a state of uniform motion unless and until external unbalanced force acts on it। ओके, तो साइंटिस्ट न्यूटन ने बताया हुआ फर्स्ट लॉ ये, उसका कहना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो ये यूनिफॉर्म मोशन में ही रहता है, जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करते हैं तब तक। समझ में आ गया? तो ये स्टेटमेंट रहेगा इसका, इसको मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। वैसे स्टेटमेंट बहुत मतलब इजी है, लेकिन इसमें हाँ बोलो सर, एक्ट्स के बाद क्या लिखा है? unless and until external unbalanced force acts on it। okay, on it है। ओके, समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक? यस सर। यस सर। देखिएगा बच्चों, आप सपोज अगर आप एक टेबल है और इस टेबल पर अगर आप बुक रखते हो, ओके, रात में आपने एक टेबल पर बुक रख दिया पढ़ाई करके, आई होप सभी पढ़ाई करते होंगे। ओके, तो रात में आपने पढ़ाई करके क्या किया, आपके स्टडी टेबल पर ही आपका बुक वैसे वैसे ही रह गया। तो सवेरे आप जब सवेरे आप जब उस बुक को देखने वाले हो तो क्या वो आपको कहीं और नजर आता है क्या? नो सर। नो सर। वो वहीं पर No, नजर sir. आएगा। अगर किसी ने उठाया नहीं होगा रात में, या फिर किसी ने अगर इधर उधर नहीं उसको मतलब मूव किया है, तो डेफिनेटली वो बुक वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। इज इट ओके? तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये बुक पहले रेस्ट में था, तो वो रेस्ट में रहना पसंद करता है, अपना मोशन इजीली चेंज नहीं करता है ड्यू टू द इनर्शिया। समझ में आ गया? इस बुक के अंदर इनर्शिया है, दैट्स व्हाई इट कांट चेंजेस इट्स पोजीशन। ओके, ये बुक स्टेट चेंज करने में अपना अपोजिशन क्रिएट करेगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिपेंडेंट है इनर्शिया पर। इज इट ओके? इनर्शिया डिपेंडेंट ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है।
और ये क्या कहता है हमें, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना पसंद करता है जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता है तब तक। जब तक सवेरे आप इस बुक को उठाकर आपके बैग में नहीं डालते हो तब तक ये बुक वहीं पर रहेगा। ओके, ये कभी अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। इज इट ओके? तो ये फर्स्ट बीट जो है इसका, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहता है जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करते हैं। ये उससे रिलेटेड एग्जांपल हुआ। अभी उन्होंने दूसरा क्या कहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है ना तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहता है। ओके, कब तक? जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता है तब तक। अब इसका एग्जांपल अगर हम देने जाएंगे, इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग और कंसेप्चुअल मीनिंग क्या है देखिएगा बच्चों। सपोज ये आपका साइकिल है, इज इट ओके? और इस साइकिल को आप चला रहे हो, ठीक है? तो ठीक है, यहाँ पर सीट दिखाते हैं हम। तो ऐसा ये साइकिल है आपका और इस साइकिल को आप चला रहे हो। ओके, तो फिर एट दैट टाइम देखिएगा, बच्चों, साइकिल को आपने क्या किया, पैडल मारकर एक यूनिफॉर्म मोशन में ला लिया। ओके, ये साइकिल अब यूनिफॉर्म मोशन में आ गया। तो फिर साइंटिस्ट न्यूटन का कहना है कि अगर ये साइकिल यूनिफॉर्म मोशन में आ गया है ना, फिर आप पैडल मारना बंद भी करते हो तो ये साइकिल इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलते रहेगा। इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा होगा? यस और नो? यस सर। ऐसा होता है क्या Yes, sir. प्रैक्टिकली? ऐसा प्रैक्टिकली होता है क्या? आप अगर एक स्मूथ रोड है, नो सर। एक टार का बना हुआ स्मूथ रोड है और उस स्मूथ रोड पर आपने क्या कर दिया, आपके साइकिल को यूनिफॉर्म मोशन में ला लिया। ओके, मतलब आपके साइकिल का स्पीड कम भी नहीं हो रहा है और ज्यादा भी नहीं हो रहा है, और फिर आपने पैडल मारना ही बंद कर दिया, तो साइकिल वैसे आगे चलते रहेगा क्या? यस और नो? सर थोड़े टाइम के लिए। यस सर, थोड़े टाइम तक। क्या थोड़े टाइम के बाद क्या बोल रहे हो आप? ओके ओके, तो सभी का कहना है कि थोड़े टाइम बाद मतलब कुछ डिस्टेंस से साइकिल जरूर कवर करेगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या होने वाला है, साइकिल का स्पीड धीरे धीरे कम होगा और ये साइकिल रेस्ट पर चला जाएगा अगर आप पैडल मारना बंद करते हो तो। समझ में आ गया? समझ में आ गया यहाँ तक? तो ऐसा कहना है साइंटिस्ट न्यूटन का, ऐसा कहना है कि अगर आप साइकिल को यूनिफॉर्म मोशन में लाते हो ना तो ये साइकिल चलता ही रहेगा जब तक आप उसको ब्रेक नहीं अप्लाई करते हो तब तक। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपको पता होगा प्रैक्टिकल कंडीशंस में अलग अलग फोर्सेस क्रिएट होते हैं। ओके, जैसे आपको पता होगा इन आवर प्रैक्टिकल कंडीशंस फ्रिक्शन विल ऑकर। ओके, ये साइकिल स्टॉप क्यों होगा यूनिफॉर्म मोशन में आने के बाद? बिकॉज आपको पता होगा फ्रिक्शन हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है। ये साइकिल के टायर में और रोड में जो होने वाला फ्रिक्शन है ना, तो वो फ्रिक्शन क्या करता है, इस साइकिल के यूनिफॉर्म मोशन को अपोज करता है और फिर धीरे धीरे ये साइकिल रुक जाता है। इज इट ओके? तो फिर हमें रोड ऐसा बनाना पड़ेगा कि जिसके अंदर फ्रिक्शन ही ना हो। इज इट ओके? तो ऐसे कंडीशन में अगर आप किसी चीज को यूनिफॉर्म मोशन में लाते हो ना, फिर वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलता रहेगा। इज इट ओके? लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हमारे अर्थ सरफेस पर भी। ओके, मतलब अर्थ सरफेस पर दिस कंडीशन इज नॉट ऑकर ऑन द अर्थ सरफेस। ओके, तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ बच्चों कि इसका लॉजिक और ये कहाँ पर यूज किया जाता है। आपको पता होगा बच्चों, अलग अलग सैटेलाइट्स होते हैं जो हमारे अर्थ सरफेस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ओके, आपको पता होगा सैटेलाइट हमारे अर्थ सरफेस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ये हमारा अर्थ है और इसके अराउंड है ना सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते रहते हैं। ओके, तो ये सैटेलाइट्स को है ना अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते वक्त कुछ भी एनर्जी नहीं लगता है बच्चों। ओके, क्योंकि जब हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं ना तो एक ही बार उसका इंजन ऑन करके हम उसको यूनिफॉर्म मोशन में ला लेते हैं। एक बार अगर ये सैटेलाइट यूनिफॉर्म मोशन में आ गया ना तो फिर ये मोशन करते रहता है विदाउट एनी पॉज, और उसको एनर्जी भी नहीं लगता है मोशन करने के लिए, क्योंकि ये सैटेलाइट किस एनर्जी पर ऑपरेट करता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन दिस सैटेलाइट। तो यहाँ पर है ना इसके मोशन को रोकने वाला फैक्टर ही नहीं है। जैसे आपको पता होगा जैसे साइकिल को फ्रिक्शन ने रोका था, जो रोड और साइकिल के बीच में फ्रिक्शन हो रहा था ना, यही इसके यूनिफॉर्म मोशन को अपोज करके साइकिल को रेस्ट में लेके जाने वाला था। लेकिन इस सैटेलाइट के मोशन को कोई भी अपोज करने वाला फैक्टर नहीं है, क्योंकि ये सैटेलाइट हमारे कहाँ पर मूव करते हैं, स्पेस में,
और स्पेस में आपको पता है बच्चों वैक्यूम होता है, वैक्यूम मतलब एयर ही प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसको अपोज करने वाला फैक्टर ही नहीं है। समझ में आ गया? जैसे आपको पता होगा फैन हम अगर कुछ देर बाद आप ऑन करते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म मोशन अटेम्प्ट कर लेता है। तो साइंटिस्ट न्यूटन का पहला लॉ ये कहता है हमें कि अगर आप फैन को यूनिफॉर्म मोशन में लाते हो ना, फिर आपने फैन का बटन बंद भी कर दिया तो वो फैन वैसे घूमना चाहिए। इज इट पॉसिबल? फैन वैसे घूमते रहता है क्या बटन नो बंद सर। करने के बाद? नहीं, कुछ देर नो के बाद, सर। कुछ देर के नो बाद सर। स्टॉप हो जाता है। किस वजह से होता है ये? क्योंकि फैन पर क्या होता है, एयर का फ्रिक्शन एक्सर्ट होता है। एयर का फ्रिक्शन क्या करता है, फैन के मोशन को अपोज करता है। इसी वजह से क्या हो जाता है, फैन का मोशन स्टॉप हो जाता है। लेकिन ऐसा अपोज करने वाला फैक्टर हमारे स्पेस में होता ही नहीं है। हमारे स्पेस में आपको पता होगा एयर ही प्रेजेंट होता नहीं है, तो अपोज करने वाला फैक्टर ही नहीं सैटेलाइट के मोशन को। इस वजह से ये सैटेलाइट का मोशन एक बेस्ट एग्जांपल है। ये जो मैंने आपको फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट बताया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में आ जाए तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहता है। जैसे ये सैटेलाइट को हमने यूनिफॉर्म मोशन में ला लिया तो यूनिफॉर्म मोशन में मूव करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है, जब तक इसको हम अपोजिंग फोर्स एक्ट नहीं करते तब तक। इज इट ओके? तो ऐसा ये पूरा पीट रहेगा। सभी को समझ में आ गया न्यूटन फर्स्ट लॉ? इतना ही इसका स्टेटमेंट है। यस सर। ओके, यस सर। यस सर। देखो बच्चों, आप कितना भी सरफेस मतलब पॉलिश ट्यून कर लो, उसमें थोड़ा बहुत फ्रिक्शन तो होता ही है। ओके, कितना भी आप हाई मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस ट्यून बनाओ, उसमें थोड़ा तो भी फ्रिक्शन होता ही है। ओके, नहीं, फ्रिक्शन अलग सर अलग हम फ्रिक्शन को जीरो नहीं कर सकते ना? नहीं कर सकते। अब बच्चों देखिएगा, हमारे अर्थ सरफेस पर एक ही जगह है जहां पर फ्रिक्शन बहुत कम होता है, लेकिन होता है उसमें, और वो है आइस का शीट। आइस को अगर हम फाइनली कट करते हैं ना बच्चों, तो उसके ऊपर फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है। इसी वजह से आपने देखा होगा अलग अलग खेल होते हैं, आइस स्केटिंग, उसके बाद आइस हॉकी, आपने देखा होगा उसके ऊपर है ना कुछ भी वो व्हील व्हील नहीं होते उनके शूज में, तभी भी वो आइस के ऊपर क्या होते हैं, इधर से उधर जाते हैं। हैव यू ऑब्जर्व दिस? सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा भी अगर आप डाल दो, यस एक सर। यस एक सर। स्लोप अगर हुआ, फाइनली कट किया हुआ आइस का, उसके ऊपर लकड़ी का टुकड़ा भी डाल दो ना आप, तो फिर आप उसके ऊपर मूव कर सकते हो, क्योंकि आइस के सरफेस पर है ना बहुत ही कम फ्रिक्शन होता है। ओके, उसका भी फ्रिक्शन होता है थोड़ा, लेकिन बहुत कम होता है बाकी के सरफेस के कंपैरिजन में। ओके, तो ऐसा ये पूरा बीट रहेगा। तो आप देखिएगा बच्चों, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यहाँ पर पूरा क्लियर होता है। अगर कोई पूछता है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बताता है हमें, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइंस द फोर्स। यही फोर्स का डेफिनेशन आपको पता होगा। जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्ट नहीं होता है तब तक ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज नहीं करता है। ये हमने फोर्स के डेफिनेशन में भी देखा है। फोर्स इज द पुश और पुल विच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। तो यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कह रहा है हमें अलग वर्डिंग में। Okay, Newton's first law tells us that object move only when it compelled by external unbalanced force. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ याद रखना डिफाइंस द फोर्स। कोई अगर पूछेगा आपको तो शॉर्ट नोट के तौर पर इसे लिख कर रखिएगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइंस द फोर्स। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइंस द फोर्स। तो ये रहेगा बीट। तो यहाँ पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पूरा खत्म हो जाता है बच्चों। अभी हम जाने वाले हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पर, है ना थ्योरेटिकली क्वेश्चन आते हैं। इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ना ही कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट है। तो इतना ही कंसेप्ट आपको याद रखना है। ओके, सभी को समझ में आ गया? यस सर। ओके, यस सर। यस सर। ठीक है। अभी है ना इसके ऊपर हायर क्वांटिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो डिस्कस करते हैं हम। इससे अलग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पर। ऐसा बताते हैं कि एक बस है और इस बस के अंदर आप बैठे हो। ओके, बस या फिर ट्रेन के अंदर, सपोज ये ट्रेन है ऐसे कंसीडर करो। ओके, और इस ट्रेन के अंदर आप बैठे हो, ठीक है, ऐसे आप सीट पर बैठे हो, ठीक है, और आपको कुछ काम नहीं है, ट्रेन में बोर हो रहे हो आप, तो फिर आपने क्या कर दिया,
ट्रेन में सिक्का उछाला, इज इट ओके? सिक्का या फिर बॉल आपने ऊपर फेंका, ठीक है? तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, अलग अलग केसेस में ये बॉल अलग अलग जगह पर गिरने वाला है। कभी ये बॉल आपके आगे भी गिर सकता है, कभी ये बॉल आपके पीछे भी गिर सकता है, या फिर से आपके हाथ में वापस आ सकता है। तो ये पूछते हैं कि कब कब क्या क्या कंडीशन अराइज होगा। ओके, तो याद रखना, व्हेन वी टॉस अ कॉइन इनसाइड अ मूविंग bus or train, at that time coin will fall to the hand of the thrower if bus or train moving with a uniform speed or at rest। अगर ये ट्रेन और बस अगर रेस्ट पर है तो फिर वो कॉइन फिर से वापस आएगा, ऑब्वियसली ये तो होगा ही। और ये ट्रेन या फिर ये बस अगर यूनिफॉर्म मोशन में भी अगर होता है ना, तो फिर अगर कॉइन उछालता है कोई अंदर वाला पर्सन, मतलब ट्रेन एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ना ही उसका स्पीड कम हो रहा है ना ही स्पीड उसका ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में अगर ट्रेन जा रहा है तो फिर एट दैट टाइम अगर कोई कॉइन उछलेगा उस ट्रेन के अंदर से, तो फिर क्या होने वाला है, कॉइन फिर से उसके वापस हाथ में आ जाएंगे, इज इट ओके? लेकिन अब कंडीशन इंपॉर्टेंट है, अगर ये ट्रेन एक्सेलरेट हो रहा है ना, सामने की ओर अगर एक्सेलरेट हो रहा है, आपको पता होगा ट्रेन जब स्टार्ट होता है ना प्लेटफॉर्म से, तो धीरे 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 उसका स्पीड बढ़ता है, तो इस कंडीशन को एक्सेलरेटिंग कंडीशन कहा जाता है। ट्रेन का स्पीड जब बढ़ता है तो एट दैट टाइम जो कंडीशन होता है उसको एक्सेलरेटिंग कंडीशन कहा जाता है। और इस एक्सेलरेटिंग कंडीशन में अगर कोई कॉइन उछलता है तो फिर वो कॉइन है ना कहां पर गिरेगा, बोलो बच्चों? बैकवर्ड डायरेक्शन। राइट आंसर है, राइट डायरेक्शन। ट्रेन अगर आगे जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, ट्रेन अगर आगे जा रही है ना एक्सेलरेशन ए से, तो कॉइन डेफिनेटली पीछे गिरने वाला है, याद रखना। ओके, तो ये कंसेप्चुअल पार्ट है, ऐसे क्वेश्चंस आपको क्वांटिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, और अभी आपको पता होगा प्लेटफॉर्म नजदीक आ रहा है, आपको जहां पर उतरना है वो प्लेटफॉर्म आपका नजदीक आ रहा है, और वहां पर अब फिर आपने वैसा किया। ओके, तो फिर क्या हो जाएगा, मतलब ट्रेन का स्पीड अगर कम हो रहा है, ट्रेन का स्पीड अगर कम हो रहा है, जिसको हम रिटार्डिंग केस कहते हैं, तो उस कंडीशन में अगर आप कॉइन उछालोगे तो फिर क्या होगा, बोलो? फॉरवर्ड डायरेक्शन, कॉइन मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाँ, तो राइट आंसर है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो राइट आंसर है। तीनों भी केस समझ में आ गए आपको? अगर ट्रेन रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, ओके, और उस कंडीशन में अगर हम कॉइन उछालते हैं तो वो वापस हमारे हाथ में आ जाएगा। ट्रेन अगर एक्सेलरेटिंग कंडीशन है तो कॉइन पीछे गिरेगा। ट्रेन अगर रिटार्डिंग कंडीशन में, मतलब उसका स्पीड अगर कम हो रहा है और एट दैट टाइम कॉइन उछाल कर देखोगे तो कॉइन कहां पर गिरने वाला है, आगे गिरने वाला है। ओके, तो करके देखिएगा। ओके, सिर्फ खिड़की के पास मत कीजिएगा वरना वो कॉइन बाहर निकल जाएगा, बाहर गिर जाएगा। ओके, ओके, तो लिख लीजिएगा इसे, या हायर क्वांटिटी एग्जाम्स में आपको इसके ऊपर जरूर बीट पूछा जाएगा। ओके, व्हेन वी टॉस अ कॉइन इन अ ट्रेन, देन कॉइन विल फॉल। अब पहला कंडीशन क्या आएगा, बैक टू द हैंड, back to the hand if train is at rest or in uniform motion। Second, a coin will fall in front of thrower if train is, क्या रहेगा बोलो? एक्सिलरेट। रिटार्डिंग केस रहा तो फिर स्पीड अगर उसका कम हो रहा है तो कॉइन सामने गिरेगा, इज इट ओके? और थर्ड केस रहेगा, यस। इन फ्रंट की जगह इन क्या आएगा, बैकवर्ड, तो कॉइन विल फॉल बैकवर्ड टू द थ्रोअर इफ ट्रेन इज, क्या रहेगा, एक्सेलरेटिंग। समझ में आ गया? तो ऐसे ये केसेस रहेंगे बच्चों तीनों भी। ओके, कॉइन सामने गिरेगा, पीछे गिरेगा,
और फिर हाथ में गिरेगा अगर ट्रेन अलग अलग कंडीशंस में हो तो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, याद रखना, आगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम में आने वाला है। ओके, तो अभी इसके बाद हम न्यूटन सेकंड लॉ की ओर मूव करने वाले हैं। ओके, जैसे आपको पता होगा न्यूटन फर्स्ट लॉ किस पर डिपेंडेंट था? ऑन विच फैक्टर न्यूटन फर्स्ट लॉ Force. डिपेंडेंट? नहीं, न्यूटन न्यूटन फर्स्ट लॉ में वो पूछ रहा हूँ आपको, इनर्शिया पर। राइट आंसर है फोर्स इज नॉट न्यूटन फर्स्ट लॉ Inertia. डिफाइंस फोर्स, Inertia. बट इट डिपेंड्स ऑन इनर्शिया। तो राइट आंसर है न्यूटन फर्स्ट लॉ इनर्शिया पर डिपेंडेंट था, लाइक दैट। अभी हम न्यूटन सेकंड लॉ की ओर मूव कर रहे हैं। सो न्यूटन सेकंड लॉ, तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या है अब देखिएगा बच्चों, ये न्यूटन सेकंड लॉ स्टडी करने से पहले ये किस पर डिपेंडेंट है वो फैक्टर हमें अभी स्टडी करना है। न्यूटन सेकंड लॉ डिपेंड्स ऑन मोमेंटम। जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ इनर्शिया पर डिपेंडेंट था, वैसे न्यूटन सेकंड लॉ मोमेंटम पर डिपेंड होगा। अब मोमेंटम मतलब क्या होता है देखिएगा बच्चों, एक कार है बच्चों। ओके ठीक है, कार अलग से निकालते हैं हम। ठीक है, ये बस कंसीडर करो, ये एक बस है। ओके, और यहाँ पर एक कार है। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों भी है ना सेम स्पीड से जा रहे हैं। इमेजिन करो 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। इज इट ओके? तो बताओ मुझे 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड अटेम्प्ट करने के लिए किसको ज्यादा एनर्जी लगने वाला है? बस बस को। ओके, राइट आंसर है बस को है ना ज्यादा एनर्जी लगने वाला है। इसके अंदर है ना आप देखोगे, अगर इस कार का और इस बस का एक्सीडेंट होता है तो सबसे ज्यादा डैमेज कौन होने वाला है? कार होने वाला है। Car. ये तो हम मतलब टिपिकल लॉजिक लगा सकते हैं कि कार को डैमेज ज्यादा होने वाला है। नो डाउट दोनों भी सेम स्पीड में है। ओके, तभी भी कार डैमेज क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसका क्या कम है? मास कम है। इज इट ओके? ऑब्वियसली हमें पता है कि कार का शेप कम है तो उसका मास कम रहेगा, और इस बस का जो मास है वो ज्यादा, इस वजह से इसका जो डैमेज फैक्टर या फिर उसके ऊपर जो इफेक्ट होगा फोर्स का वो कम होने वाला है। इज इट ओके? तो यही फैक्टर है, मतलब दो चीजें अगर सेम स्पीड में होना, दो चीजें सेम स्पीड में होने के बावजूद उनके मोशन के कैलकुलेशन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं, ड्यू टू द फैक्टर एंड विच दिस फैक्टर इज कॉल्ड एज मोमेंटम। इज इट ओके? नो डाउट दोनों भी सेम स्पीड में थे, लेकिन तभी भी उनके मोशन के कैलकुलेशन सेम नहीं थे। इज इट ओके? मतलब दोनों एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो डैमेज जिस चीज का मास कम है उसको ज्यादा होता है। ओके, उसके ऊपर इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है? ज्यादा होता है। ओके, एज कंपेयर टू द हायर मास थिंग। ओके, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि मोशन में ऑब्जेक्ट कितने स्पीड पर है ये तो इंपॉर्टेंट होता ही है, लेकिन उसका मास भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन दोनों भी फैक्टर से रिलेटेड जो पैरामीटर डिपेंडेंट रहेगा मास और वेलोसिटी से रिलेटेड, उसी को मोमेंटम कहा जाता है। ओके, तो मोमेंटम मतलब क्या रहेगा आप देखिएगा, द टोटल मोशन contained within a body is called momentum। तो ये मोमेंटम का बेसिक डेफिनेशन है, और इसका और एक डेफिनेशन होता है जिससे हमें फॉर्मूला मिलता है। मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो फिर हमें मोमेंटम मिलता है। मोमेंटम ये हम P से इंडिकेट करते हैं। So momentum is denoted by P and it is product of mass m into velocity v रहेगा। तो इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट रहेगा मोमेंटम। तो P इज इक्वल टू mv, ये फॉर्मूला आएगा मोमेंटम का। ओके, अब बताओ मुझे इसका असाइनमेंट क्या आने वाला है?
टेल मी द SI यूनिट फॉर मोमेंटम। मास का बताओ SI ग्राम। यूनिट। नहीं, मास का SI यूनिट क्या ग्राम। आएगा? ग्राम नहीं होता है, केजी। केजी। और वेलोसिटी kg, का, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो राइट आंसर है। मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड। तो कंबाइनली ये ऐसा यूनिट बनने वाला है मोमेंटम का, केजी मीटर पर सेकेंड। कोई अगर आपको पूछता है कि मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या है तो क्या बताना? केजी मीटर पर सेकेंड। इज इट ओके? और इसका सीजीएस क्या आएगा बोलो आप? केजी का क्या होगा बोलो? मैंने आपको लिख कर दिया था। सेंटीमीटर, ग्राम। हाँ, केजी का क्या होगा? ग्राम होगा। सेंटीग्राम। सेंटीग्राम नहीं होता, केजी का ग्राम होगा या टू सीजीएस करते वक्त, मीटर का सेंटीमीटर होगा और सेकंड का सेकंड ही रहेगा। इज इट ओके? सो केजी मीटर पर सेकंड ये आएगा ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड ये आएगा सीजीएस यूनिट। इज इट ओके? कुछ दिक्कत बच्चों इसमें? सर। ओके, नो सर। तो ऐसा ये बीट रहेगा मोमेंटम का। आई होप आपने लिखा होगा यहाँ तक। ओके, तो आप देखिएगा बच्चों, मोमेंटम है ना, दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं हम। ये जो वेलोसिटी होता है ना, ये दो तरीके का होता है। बताओ वेलोसिटी कौन सा रहेगा? वेलोसिटी के टाइप्स कौन से रहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। हाँ, राइट आंसर है। तो वेलोसिटी में भी इनिशियल और फाइनल, आपको पता होगा वेलोसिटी एक तो पॉजिटिव भी हो सकता है, सॉरी इनिशियल भी हो सकता है और फाइनल भी हो सकता है। इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से इंडिकेट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को वी से। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम मोमेंटम को दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। ओके, तो मोमेंटम भी दो तरीके का होगा, इनिशियल मोमेंटम। फाइनल। इनिशियल मोमेंटम को हम इंडिकेट करेंगे पीआई से। फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम को हम पीआई से इंडिकेट करेंगे, जो प्रोडक्ट रहेगा यम इंटू यू का, क्योंकि आपको पता है यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो ऐसा रहेगा। और दूसरा रहेगा इसका टाइप फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम पी एफ रहेगा, ये किसका प्रोडक्ट आएगा? यम इंटू वी का। इज इट ओके? तो यम यू और यम वी, ऐसे ये दो मतलब इनिशियल और फाइनल मोमेंटम के फॉर्मूलेज रहने वाले। इज इट ओके? कुछ दिक्कत बच्चों इसमें? नो सर। ठीक है, नो सर। तो अभी देखिएगा, अनदर एक फैक्टर हमें निकालना पड़ता है, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम हम डेल्टा पी से इंडिकेट करते हैं। इसके पहले मैंने आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला बताया था। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते थे बोलो बच्चों हम? टेल मी हाउ वी कैन फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में मैंने आपको ये बताया था। एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था चेंज इन वेलोसिटी के बारे में। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते थे हम? आपको पता होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा वी कैसे निकालते थे हम? वी माइनस यू से। इज इट ओके? यस सर। वी माइनस यू मतलब ही क्या था? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो किसी भी क्वांटिटी का फाइनल वैल्यू में से अगर हम इनिशियल वैल्यू माइनस करते हैं ना, तो जो मिलता है हमें उसे चेंज कहा जाता है उस क्वांटिटी का। तो वहां पर हमने वेलोसिटी का चेंज देखा था, अभी यहाँ पर हमें किसका चेंज देखना है? मोमेंटम का। तो बताओ क्या आएगा फॉर्मूला? यम यू माइनस यम वी माइनस यम यू। यम वी माइनस यम यू मतलब भी पी एफ माइनस क्या आएगा? पी आई। पी एफ माइनस क्या आने वाला है? पी आई। तो इसी वजह से पी एफ का वैल्यू एम वी रहेगा, पी आई का वैल्यू एम यू रहेगा। तो ये रहेगा फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम निकालने का। ओके, तो अभी हम न्यूटन सेकंड लॉ के बहुत करीब आ गए। इसके बाद डायरेक्टली न्यूटन सेकंड लॉ डिफाइन करना है, लेकिन आज वक्त बहुत कम बचा है, आज के लेक्चर में होगा नहीं, तो बेटर आज यही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर रिमेनिंग पार्ट लेते हैं। थैंक यू। बाय सर। सर।